हेलो बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृषा शर्मा। आज बच्चों हम गेट फूड टेक्नोलॉजी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कवर करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों मैंने मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपको पढ़ा दी थी। हमने आइस वर्सेस वाटर भी देख लिया था। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वाटर की वो कौन सी होती हैं और स्पेशली हम देखेंगे विद पर्सपेक्टिव ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है वाटर की वो है स्पेसिफिक हीट। ये जब आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट का जिक्र जरूर होगा। तो स्पेसिफिक हीट बच्चों सबसे पहले तो इसकी मैं डेफिनेशन बता दूं आपकी। ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड to change water temperature of a unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो स्पेसिफिक हीट होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? एनर्जी जो चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, किसके लिए? टू चेंज द वाटर टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको टेम्परेचर जो है वो चेंज करना है तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, एनर्जी जो आपको चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। इन व्हाट? इन वाटर की बात हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और ये फूड प्रोसेसिंग की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के बच्चों स्पेसिफिक हीट होती है अबाउट 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब इतनी एनर्जी चाहिए। अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर जो है उसे वाटर में चेंज करना है तो हमें इतनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी वाटर को। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं ये एनर्जी जो है हाई होती है, हाई फॉर वाटर। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि वाटर जो है, वाटर कैन एब्जॉर्ब, वाटर कैन एब्जॉर्ब और रिलीज a significant amount of heat with only a small change in its temperature। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा? इसका मतलब क्या है बच्चों कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाई होती है। मतलब वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और रिलीज कर देता है हीट को। जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वाटर का वो वेरी करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा चेंज लाते हैं वाटर के टेम्परेचर में तो वो एकदम से हीट जो है या तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिलीज करता है। राइट? तो ये बात हो रही है विद पर्सपेक्टिव ऑफ फूड। जब भी मैं फूड टेक्नोलॉजी में बात करूं आपको ध्यान देना है कि यहां पर मैं बात कर रही हूं विद रिस्पेक्टिव ऑफ फूड। तो आपको इमेजिन करना है अगर एक फूड में वाटर जो है प्रेजेंट है और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ एक थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने से, तो इसका मतलब उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वहां पर वो बन रही है, वो चेंज हो रही है।
तो ये आपको क्लियर हो गया स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर को चेंज करने के लिए वाटर में कितनी एनर्जी चाहिए और वो हमें इतनी यहां पर दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बच्चों देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट का फूड प्रोसेसिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इन फूड प्रोसेसिंग, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? तो आपने बच्चों कुछ टर्म्स सुनी होंगी जैसे कि पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन, ब्रांचिंग नहीं सुनी है तो आगे आप सुन लोगे, जो फ्रेशर है उनको सुनाई दे जाएंगे जब हम आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। फिर ब्रूइंग बियर, ब्रूइंग बियर। तो ये बच्चों कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग में यूज की जाती हैं। पास्चराइजेशन हम यूज करते हैं किसके लिए? जो हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं या फिर मिल्क होता है। ब्रांचिंग हम वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं। ब्रूइंग बियर का मतलब है जब बियर बनाते हैं। तो इस केस में बच्चों जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर हमें क्या चाहिए होता है? कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कंट्रोल्ड टेम्परेचर। पास्चराइजेशन अगर करनी है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। ब्लांचिंग करनी है उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। ब्रूइंग बियर करनी है अगर बनानी है उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो ना ही पास्चराइजेशन होगी, ना ही ब्लांचिंग होगी और ना ही आपकी बियर बनेगी। तो ये सारी प्रोसेसेस बच्ची होती है कंट्रोल्ड टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब हाई स्पेसिफिक हीट का यहां पर क्या रोल होता है? तो बच्चों वो रोल प्ले करती है नंबर 1, एफिशिएंटली एफिशिएंटली जो टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एफिशिएंटली टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करती है। सेकंड इसका रोल प्ले होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी आपका फूड है, अगर हम मिल्क की बात कर लें तो उसमें बच्चों जो हीट है वो इवनली क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। आपने घर पे देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो पानी होता है, अगर आप जल्दी से गैस को बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए चलाया और आपने बंद कर दी, तो आप देखोगे कि उसका ऊपर का पोर्शन जो होता है वो तो गर्म हो जाता है, बट नीचे का पोर्शन जो होता है वो ठंडा रह जाता है। मतलब जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो अब स्पेसिफिक हीट जो होती है यहाँ पर एंश्योर करती है, वो क्या करती है? एंश्योर करती है कि जो हीट है फूड में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ना रह जाए एक पार्ट में जो है हीट पहुंची ही नहीं है। तो ये इसका रोल होता है। नेक्स्ट इसका रोल आ जाता है बच्चों कि जो भी प्रोसेस है, चाहे पास्चराइजेशन की बात कर रहे हैं, ब्लांचिंग की बात कर रहे हैं या फिर हम बियर बनाने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चों ये जो स्पेसिफिक हीट है मेंटेन्ड रहे। क्या रहे? मेंटेन्ड रहे। ऐसा नहीं है कि टोटल प्रोसेस जो आपकी क्या है, हाफ आवर की है और आपने स्पेसिफिक हीट मेंटेन की कितने के लिए? 5 मिनट के लिए या फिर सिर्फ 20 मिनट के लिए और बाकी के 10 मिनट छोड़ दिया क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो 10 मिनट अपने आप मेंटेन हो जाएगा। नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस ये स्पेसिफिक हीट आपकी वहां पर सेम रहनी चाहिए, सो दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हीट का प्रॉपरली हो, जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो इजीली और इफेक्टिवली वहां पर हो सके। तो यहां पर बच्चों रोल प्ले करती है कौन? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का ये रोल होता है। कौन रोल प्ले करता है? स्पेसिफिक हीट। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख देती हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पास्चराइजेशन की ही बात करें, पास्चराइजेशन मिल्क आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है?
तो बच्चों मिल्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जो क्या कर सके? किल कर सके। किसे? माइक्रोब्स को। कौन से माइक्रोब्स को? जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं उनको वो स्पेसिफिक टेम्परेचर किल कर सके। तो यहां पर हमें स्पेसिफिक हीट की ही जरूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि वो टेम्परेचर जो है ना कम हो ना ज्यादा हो, जितना हमें ऑप्टिमम चाहिए वो उतना ही रहना चाहिए, सो दैट कि हार्मफुल माइक्रोब्स जो है वो तो किल हो जाए, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अफेक्ट ना हो। अगर न्यूट्रिशन ही अफेक्ट हो गया तो प्रोसेस करने का फायदा ही नहीं है। हमें तो न्यूट्रिशन से लेना देना है ना, हमें बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, मेन चीज तो वही है। बट अगर न्यूट्रिशन ही फूड में खत्म हो गया, आपने प्रॉपरली टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया, तो ये सारी प्रोसेस करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई न्यूट्रिशन ही बॉडी में नहीं जाएगा। तो इसी के लिए बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू कॉम्प्रोमाइज वहां पर ना हो, और जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाए? किल हो जाए। इसके लिए स्पेसिफिक हीट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। पास्चराइजेशन बच्चों हम आगे फूड प्रोसेस में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो यहां पर आपको ये स्पेसिफिक हीट होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बच्चों, वो है लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed or released by a substance, by a substance during phase change, during phase change, phase change नहीं, phase change मतलब यहां पे बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल वाटर की ही हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं। तो वाटर बच्चों जब लिक्विड से क्या बनता है? गैसियस फॉर्म में जाता है, या फिर वो सॉलिड फॉर्म से आइसी फॉर्म से लिक्विड में आता है, तो इस फेज की बात हो रही है, आपके फेज की बात नहीं हो रही है। तो बच्चों इस फेज को अचीव करने के लिए, लिक्विड से गैसियस फेज में जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी ड्यूरिंग दीज फेज चेंजेस, ये आपका कौन बताता है? लेटेंट हीट बताता है, राइट? तो लेटेंट हीट का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज। यहां पर बात हो रही है वाटर की, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों अब आ जाता है, अब मैंने दो फेजेस की बात की है, 1 एंड 2। तो यहां पर बच्चों जो लेटेंट हीट होती है वो भी क्या होती है? 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप आ जाती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड आ जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है उसका मतलब क्या है? सॉलिड से जब लिक्विड फॉर्म में क्या जाता है? वाटर जाता है, ठीक है? तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसमें क्या होता है? जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में वाटर जाता है, तो यहां पर उसकी बात हो रही है। यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। ड्यूरिंग दिस फेज चेंजेस जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और लेटेंट हीट फ्यूजन या वेपराइजेशन की बात होगी तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पर देखिए इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखा गया है और हीट सप्लाई की गई है। ठीक है, अब इसमें बच्चों जो टेम्परेचर है रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है और यही लिक्विड जब गैस में बनता है एट सेम टेम्परेचर तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां पर क्या कहने का मतलब है बच्चों, अगर आपने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है तो वो ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पर, राइट। बट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब एंड रिलीज हो रही है वो यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज, उसको कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। अब हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें बच्चों आता है आपका, अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया होता क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। क्या बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो इसमें बच्चों अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change ice into liquid form, ice into liquid form of water। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, सॉलिड से जो लिक्विड बनेगा, सॉलिड से जो लिक्विड बनेगा उसमें हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, वो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और ये बच्चों वाटर के केस में हमें चाहिए होती है कितनी, 334 जूल पर ग्राम, राइट। और ये यूज होती है ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग। जो आपका फ्रीज्ड फूड होता है जब हम उसको किस में, आईसी से लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, उसे थॉ करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, तो उस टाइम पर हमें ये एनर्जी चाहिए होती है बच्चों 334 जूल पर ग्राम। अब हम देख लेते हैं कि ये करती क्या है, इसका क्या रोल होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये आपका जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, इनहिबिट करती है या फिर स्लो डाउन कर देती है। ये किस केस में हो रहा है, जब हम फ्रीज करते हैं, क्या करते हैं, फूड को फ्रीज करते हैं, राइट। और इस केस में होता क्या है, ओके इंपॉर्टेंट चीज तो हमने देखी नहीं, इस केस में होता क्या है, जब हम फूड को फ्रीज करते हैं तो उस केस में जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो आपकी एब्जॉर्ब होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जब आइस से लिक्विड फॉर्म बनता है, राइट, तो उस केस में हमें एनर्जी चाहिए होती है कितनी थी, 334 जूल पर ग्राम। लेकिन जब हम फ्रीज करते हैं फूड को तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सेम एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब अगर हम बात करें थॉर्म की, मतलब हम फ्रीज से अब चाहते हैं कि वाटर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, तो उस केस में बच्चों जो एनर्जी होती है, मैं बात कर रही हूं किसकी, जब हम फूड को थॉ करते हैं, राइट, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब यहां पर यही चीज फूड
प्रोसेसिंग में हमें क्या करनी पड़ती है, कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल्ड वे में यूज नहीं किया जाएगा, तो जो फूड है क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फूड की क्वालिटी अफेक्ट होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहां पर बच्चों बात हो रही है अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पर बात हो रही है अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to change, amount of energy required to change liquid water into vapors, into what, वेपर्स। तो मतलब जब लिक्विड वाटर को गैसियस फॉर्म में चेंज किया जाता है, उस केस में हमें कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए, वो हमें कौन बताता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताती है। कौन बताती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो आप। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और ये बच्चों हमें चाहिए होती है कितनी, अगर हम बात करें ये कितनी होती है, 2260 जूल पर ग्राम, ज्यादा चाहिए होती है। और ये यूज की जाती है इन फूड प्रोसेसिंग, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड जब फूड को बॉईल किया जाता है, तो इवेपोरेशन के टाइम पे हमें इतनी एनर्जी जो है देनी पड़ती है, सो दैट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग प्रोसेसेस जो है स्मूथली हो सके। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें देख लेते हैं कि हम इवेपोरेशन कहाँ यूज करेंगे। तो ये हम यूज करेंगे जब कंडेंस्ड मिल्क बनता है। कंडेंस्ड मिल्क बनता है। कंडेंस्ड मिल्क का मतलब क्या है, जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है वाटर का, उसको इतना उबाल दिया जाता है कि वो क्या हो जाता है, कंडेंस होने लग जाता है, थिक होने लग जाता है, राइट। या फिर उसको डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन होती है। तो जब कंडेंस्ड मिल्क फॉर्मेशन होती है तो उसमें होता क्या है, वाटर जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, इवेपोरेट करवाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सॉरी, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या यूज करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो समझ में आ गया, कंट्रोल्ड वे में अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को यूज करें तो हम कंडेंस्ड मिल्क जो है वो बना सकते हैं। और ये कितना चाहिए होता है, 2260 जूल पर ग्राम। ध्यान रखने, एनर्जी की बात हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट ही रहेगा। इन केस ऑफ लेटेंट हीट जो टेम्परेचर है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, कहीं आप गलती ना कर दो जब न्यूमेरिकल्स आए या फिर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच इज वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर to evaporate, to evaporate, right। और इसमें होता क्या है, जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर है वो गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन का मतलब वही तो है, वाटर को हम क्या कर दे रहे हैं, इवेपोरेट कर दे रहे हैं। अब ड्यूरिंग दैट इवेपोरेशन जो वेपर्स बनेंगे, जो प्रेशर क्रिएट होगा, उसी को क्या बोला गया है, वेपर प्रेशर बोला गया है।
अब हम इसकी ऑफिशियल क्या देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज द प्रेशर exerted by, it is the pressure exerted by vapor in equilibrium with its liquid or solid phase for water increase with temperature। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि प्रेशर कितना बनाया जा रहा है, किसके थ्रू, वेपर्स के थ्रू। जब इवेपोरेशन हो रही है तो ड्यूरिंग दैट इवेपोरेशन जो वेपर्स बन रहे हैं वो कितना प्रेशर जो है वो बना रहे हैं। और ये कब हो रहा है, इक्विलिब्रियम में हो रहा है। जो लिक्विड एंड सॉलिड फेज हैं, हाँ लिक्विड और सॉलिड फेज हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में है और जब वो गैस बना रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, तो उस केस में इन वाटर कितना टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है, ये बता रहा है। कितने टेम्परेचर इंक्रीज पर कितना वेपर जो है वो प्रेशर बना रहे हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें इस इमेज में तो यहाँ भी सेम बताया हुआ है, डरने की बात नहीं है। वेपर प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर है ऑफ अ वेपर अबव इट्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट। अबव इट्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट क्या है, वेपर प्रेशर जो बन रहा है इक्विलिब्रियम पे, उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। यहां पे इसको थोड़ा डिफाइन किया गया है कि एट इक्विलिब्रियम द इवेपोरेशन रेट इक्वल्स द कंडेंसेशन रेट। तभी तो उसे इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। जो इवेपोरेशन हो रहा होगा, जो वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा, वो कंडेंसेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन के इक्वल होगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज कोलाइड विद द वॉल्स एंड लिड ऑफ कंटेनर कॉजिंग प्रेशर। ऑब्वियसली है, अगर आपने उस कंटेनर को क्लोज रखा हुआ है, जैसे कि आप किसकी बात कर लो, कुकर की बात कर लो, उसमें आप फूड को क्या करते हो, काइंड ऑफ बॉईल करते हो, तो उसमें जो बच्चों जो वाटर जो है, जब वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, तो उसकी वॉल्स पे क्या हो जाता है, वो क्या होता है, कोलाइड करता है। ठीक है, कंटेनर की जो लिड होती है वहां पर कोलाइड करता है और क्या करता है, प्रेशर कॉज करता है। राइट, इसी की वजह से तो उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर कुकर बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो वेपर जो होते हैं वहां पर क्या करते हैं, प्रेशर कॉज करते हैं। अब जो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होती है वो होती कहाँ है, ऑब्वियसली जो सरफेस होता है, जो सरफेस है आपके फूड का वहां पर हो रहा होता है। जो लिक्विड का सरफेस होता है वहां पर होता है। अब जैसे जैसे आप बच्चों ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैंने बोला तो था इंक्रीज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे द इवेपोरेशन रेट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर आपने देखा होगा, अगर आप चावल सिंपल बनाते हो तो सीटी आती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन तो हो रहा होता है वहां पर, बट वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है। बट अगर आपने इवेपोरेशन के साथ साथ क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, उसको हाई फ्लेम पे कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा और वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या आ जाती है, कुकर में सीटी आ जाती है। राइट, अगर कुकर में सीटी नहीं आ रही है तो कुकर कई बार फट भी जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर इतना जनरेट हो जाता है भाई। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, वेपर प्रेशर की बात हो रही है। ये हम कहाँ यूज करेंगे, ऑब्वियसली हम फूड प्रोसेसिंग में यूज करेंगे। जब हम क्या करेंगे, ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस देखेंगे। ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है,
अब इसका बच्चों इम्पैक्ट क्या होता है फूड में वो देख लेते हैं। जब ड्राइंग और डिहाइड्रेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, जो फूड की शेल्फ लाइफ होती है, फूड की शेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज होती है। वही हमारा गोल है, हर टाइप के फूड में हमारा यही गोल है। इसीलिए बच्चों जब इस टाइप से प्रोसेसेस होती है, हम वेपर प्रेशर जो है वो यूज करते हैं, तो जो उसमें वाटर इवेपोरेट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। क्या हो जाता है, जब हम हाई वेपर प्रेशर यूज करते हैं, हाई वेपर प्रेशर यूज करते हैं, तो जो वाटर होता है, जो वाटर होता है उसका जो इवेपोरेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सॉरी, फास्ट फास्ट हो जाता है, फास्ट नहीं होता, फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर इवेपोरेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस बच्चों यूज की जाती है किस में, अगर हमें फ्रूट्स प्रिजर्व करने हैं तो हम उसको ड्राइड फॉर्म में कर देते हैं। तो ड्राइड फॉर्म में क्या होता है, उसका वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वो लॉन्गर टाइम के लिए क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। उनका फ्लेवर जो होता है बट वो चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। फ्लेवर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। ये कब होता है, जब आप ये मेंटेन करके रख रहे हो। अगर मेंटेन करके नहीं रख रहे हो तब तो नहीं हो पाएगा, जो फूड है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गर टाइम के लिए अगर स्टोर करके रखना है तो वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये सारे के सारे जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। राइट, अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो सबको पता होगा, क्या मतलब है इसका, टेम्परेचर, टेम्परेचर at which water, at which water turns into vapors। सिंपल वे में बात कर रहे हैं, जो वाटर है जब हम उसको गैस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। राइट, और इसके लिए हमें कितना बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है, उसकी बात हो रही है। राइट, तो अगर हम 0 डिग्री देंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, नहीं, वो तो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं उसे। अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं तो क्या उसमें गैस बनेगी, नहीं बनेगी, वो रूम टेम्परेचर है। लेकिन जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हैं तो वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है। द टेम्परेचर एट विच वाटर जो है उसकी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना है, टेम्परेचर जिसके ऊपर पानी जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसको कहते हैं हम क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर। और वाटर के केस में कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो घर में जो आप पानी बॉईल करते हो वहां पर जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो बॉईल होना शुरू होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने गैस पे रखा और एकदम से बॉईल होना शुरू हो गया, नहीं। जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव नहीं करेगा तब तक पानी बॉईल नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इज अ टेम्परेचर at which temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपके वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तब जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू करता है। राइट, तो ये फिर क्या करता है, कॉज करता है क्या, वेपर फॉर्मेशन, वेपर्स फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। राइट, अब जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो मैंने आपको बता दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पता होना चाहिए, जनरली आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर जो होता है इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जैसे जैसे ये एटमॉस्फेरिक बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा इन सम केसेस, वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर है वो भी चेंज होगा।
सेम नहीं रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन केस अगर कहीं पर्टिकुलर जगह पे बात हो रही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना है कि उसका वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। तो ये आपको वेरिएशंस जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बेसिकली देखा जाता है कहाँ पर, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, वहां पर देखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज, ठीक है। और वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो होता है लो। अब हम बताओ, सॉरी, अब आप बताओ कि ये हम कहाँ यूज करेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हम फूड में कहाँ यूज करेंगे। ये बच्चों हम यूज करेंगे जब कुकिंग की बात होगी, या फिर प्रिजर्वेशन मेथड्स जो होते हैं, प्रिजर्वेशन मेथड हम उसकी बात करेंगे। प्रिजर्वेशन मेथड क्या होते हैं, जैसे कि कैनिंग, जैसे कि कैनिंग प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर जो होता है फूड को दिया जाता है, सो दैट कि उसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, किल हो जाए, और जो फूड है वो लॉन्गर टाइम के लिए चल सके, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये एंश्योर क्या करता है, यहाँ पर एंश्योर करता है कि जो कुकिंग हुई है, जो कुकिंग हुई है वो इवनली हुई है, फूड जो है कच्चा पक्का नहीं रहा है आपका, राइट। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी इंटैक्ट है, वो भी चेंज नहीं हुई है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चों बेसिकली ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो माल्ट एंड हॉप्स होते हैं उनसे क्या करनी होती है, हमें फ्लेवर एक्सट्रैक्शन करनी होती है। तो एक्सट्रैक्शन के लिए हमें उनको बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वहां तक पहुंचाना पड़ता है। और अगर अच्छा फ्लेवर चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट का आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर नहीं चाहिए तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों हीट ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट ऑपरेशन है बहुत बच्चों को ये बर्डन लगता है। हीट ट्रांसफर जो है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की ना, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो बच्चों ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है उसमें हीट ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट हीट ट्रांसफर तो आपको एक जो आपका चैप्टर है यूनिट ऑपरेशंस का, उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है, तो ये आपको सच में पूरे प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बच्चों हीट ट्रांसफर में जो वाटर होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो वाटर होता है एक क्या है, वर्सेटाइल, सॉरी वर्सेटाइल क्या है, मीडियम है। फूड में एक्ट करता है एज अ मीडियम, सो दैट की जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस हो रही हैं वो प्रॉपरली हो सके फूड में, जो इंटरेक्शन है उनके मॉलिक्यूल्स की, कॉन्स्टेंट्स की फूड में वो प्रॉपरली हो सके। तो वाटर वहां पर एज अ वर्सेटाइल मीडियम जो होता है वो यूज होता है, राइट। और ये बच्चों डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन, it is dependent on number one specific heat, specific heat, second latent heat, latent heat, then third vapor pressure, vapor pressure, and next आपका आ जाता है boiling point। तो जितनी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन सब पे ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर मिसिंग हो गया, अगर ये आपने ढंग से मेंटेन नहीं किए तो फूड डैमेज हो जाएगा। तो यही आपका कंट्रोल करते हैं किसे, फूड के हीट ट्रांसफर को, ठीक है। फूड में जो हीट ट्रांसफर होगा उसे कौन कंट्रोल करेंगे, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अभी वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, दे कंट्रीब्यूट टू हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर
medium effectively in food processing, ठीक है, राइट। सो बच्चों अगर हम ब्लांचिंग की बात करें, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम ब्लांचिंग की बात करते हैं, ब्लांचिंग, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक मिनट, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अगर हम ब्लांचिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली हम ब्लांचिंग यूज किसके लिए करते हैं, वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए करते हैं, ठीक है, फ्रीज करने से पहले। तो यहां पर जो ब्लांचिंग होती है वो क्या प्रिजर्व करती है, वो प्रिजर्व करती है फूड का कलर, टेक्सचर, राइट, और जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। पास्चराइजेशन की बात करें, अभी मैंने आपको बताया, तो वो क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करते हैं और मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हीट ट्रांसफर में ही बच्चों आ जाते हैं, इसके टाइप है हीट ट्रांसफर के, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, मतलब जो हीट ट्रांसफर है वो डिफरेंट टाइप की होती है, ये हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट ऑपरेशंस में। कंडक्शन का मतलब जब आपका जो कढ़ाई का जो आप जिससे उसे पकड़ते हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, कंडक्शन है। कन्वेक्शन, जो फूड मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, कन्वेक्शन है आपकी। रेडिएशन क्या है, जो आप फ्लेम दे रहे हो, ड्यूरिंग दैट फ्लेम जो एनर्जी निकल रही है वो क्या है, रेडिएशन है। तो ये डिफरेंट टाइप का होता है, इसी डिटेल में हम वहीं पर पढ़ेंगे। तो अभी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्लियर हो गई होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की, होपफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे, कि जो वाटर होता है उसके टाइप कितने होते हैं। वाटर तो मैंने पढ़ा दिया, बट नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक और ट्विस्ट होगा कि वाटर के टाइप्स क्या होते हैं, साथ में हम पढ़ेंगे वाटर एक्टिविटी। धीरे धीरे अब हम जा रहे हैं किसमें, फूड टेक्नोलॉजी में। वाटर एक्टिविटी हम देखेंगे, राइट, और कैसे वाटर एक्टिविटी जो होती है फूड प्रिजर्वेशन में कंट्रोल की जाती है वो देखेंगे। तो इसके लिए अब आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।